Good morning, students. Today is Saturday, so as we all know, it is a doubt clearing session. So one of the doubt is been arrived to me. It is regarding the chapter number 11, which is force and pressure. And in force and pressure, that means if the force has been applied, either we have to add it when, we have to subtract it when. She do have a doubt in that, so we will clearing it out. So as we all know, I have told you regarding the sign convention of forces. अगर फोर्स किसी चीज पे लग रहा है, दो फोर्स लग रहे, एक नहीं, दो फोर्स किसी चीज पे लग रहे हैं, तो उसको हमें पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक अजम्पशन आपके साथ शेयर किया था कि उस अजम्पशन से फोर्सेस के प्रॉब्लम जो आपको नेक्स्ट ईयर आएंगे 9th स्टैंडर्ड में, तब ये चीजें आपको काम लगेगी. सो रिगार्डिंग दैट आई हैव टोल्ड यू कि वेन एवर फोर्स इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जब कोई फोर्स लग रहा है, सपोज व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग ऑन अ फ्लोर, आप छत पे कोई चीज रख रहे हो, तो एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अपवर्ड. So whenever you do have a upward force, तब उस फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर करना है. You have to take it as a positive force. Suppose छत पे रखते वक्त that force is 10 न्यूटन. कितना है? 10 न्यूटन. So that 10 न्यूटन you have to take it as positive. Yes. Why? Because acting upward, वो ऊपर की तरफ लग रहा है. In the same way, rightward, राइट हैंड के तरफ जो भी फोर्स लग रहा है, सपोज इट इज माई राइट, सो योर राइट इज दिस. जब आप राइटवर्ड के तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स को भी आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है. सपोज यू आर पुशिंग समथिंग राइटवर्ड, ऐसे पुश कर रहे हो कि जैसे वो राइटवर्ड राइट तरफ जा रहा है, देन दैट फोर्स इज ऑल्सो यू हैव टू चूज पॉजिटिव. फ्रंटवर्ड, ऐसे धक्का मार रहे हो कि कोई आगे बढ़ रहा है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, तब भी उस फोर्स को आपको पॉजिटिव लेना है. दूसरी चीज, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव. लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव. बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव. इसको याद रखने के लिए, टू मेमोराइज दिस, देयर इज वन इजी वे. जो प्रोग्रेस है उसको आप पॉजिटिव लीजिए, जो ड्रॉबैक है जिससे आपका नुकसान हो रहा है, डिग्रेस हो रहा है, तो उसको आप नेगेटिव लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर जाने को हम प्रोग्रेस कहते हैं, सो यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव. राइट, सही चीजों को करने को प्रोग्रेस कहते हैं, सो राइटवर्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव. आगे बढ़ने को भी हम पॉजिटिव कहते हैं, बिकॉज आगे बढ़ो, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाई मूविंग अहेड. आगे बढ़ने से आपका प्रोग्रेस होगा. तो देन ऑल्सो दिस थिंग. तो ये सारी जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं, इसको याद करने के लिए, फॉर मेमोराइज पर्पस, यू कैन टेक इट एज पॉजिटिव. अगर कोई नीचे जा रहा है तो हम उसको डिग्रेस लेते हैं, सो दैट यू हैव टू टेक एज डाउनवर्ड नेगेटिव. श्योर. सो आई होप दिस साइन कन्वेंशन इज इजी टू मेमोराइज. अभी इसको एप्लीकेशन में कैसे लेना है, लेट अस डिस्कस. सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज वन ऑब्जेक्ट. मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा डब्बा है, बड़ा सा बॉक्स है, और उस बॉक्स के ऊपर टू फोर्सेस आर बीन अप्लाइड. हाउ मेनी फोर्सेस? टू फोर्सेस आर बीन अप्लाइड. वन फोर्स, एक फोर्स जो लग रहा है, दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट. यस, टूवर्ड्स लेफ्ट. एंड वन फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट. Towards right. So here F1 and F2, two forces are acting. F1 from left to right, F2 from right to left. Yes or no? तो ये फोर्स को देखिए, फोर्स 1 is acting from left to right. Yes or no? So it is acting towards right. राइट डायरेक्शन के तरफ ये फोर्स लग रहा है. तो मान लेते हैं, लेट अस से फॉर अजम्पशन, फोर्स 1 इज 15 न्यूटन. कितना है? फोर्स 1 इज 15 न्यूटन. क्योंकि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? राइटवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है. तो भले ही सिर्फ 15 दिया हो, यू हैव टू चूज इज एज पॉजिटिव.
Why positive? Because rightward force will be taken as positive force. Yes or no? Yes. अभी सामने वाला जो फोर्स है, जो राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड लग रहा है, फ्रॉम राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड, इट इज शोइंग इन लेफ्टवर्ड, तो ये डिग्रेस हो गया, प्रोग्रेस नहीं है, so you have to choose minus, and let us say कि ये फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, so what you have to do, F2 is equal to minus 10 न्यूटन. ठीक है. सो नाउ वी नो दैट कि जब दो लोग सामने आमने सामने से फोर्स लगाता है, तो विच फोर्स इज ग्रेटर, दैट विल टेंड टू मूव इन दैट डायरेक्शन. सो एज वी कैन नो, F1 plus F2 is equal to F net. Net force. Yes. So we know that F1 is equal to 15. So what we will write? F1 is equal to 15 Newton. Now F2 is equal to minus 10 Newton. तो यहाँ पे प्लस और माइनस करो या डायरेक्ट माइनस करो, it is your choice. So minus 10 Newton. Yes or no? So 15 minus 10, that is 5 Newton. And this 5 is positive or negative? It is positive. तो फाइनली ये पॉजिटिव होने की वजह से डब्बा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये पॉजिटिव है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा. यस और नो? अगर यहाँ पे 15 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, सो 15 minus 10, so 15 minus 10 remaining is 5 न्यूटन, that is positive. तो पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा दिखाता है? राइटवर्ड डायरेक्शन. राइटवर्ड डायरेक्शन, तो वो बक्सा राइट डायरेक्शन में खींचेगा. यस और नो? ओके. So I think this example is pretty clear. But suppose, what if मैं एक काम करता हूं, जो राइटवर्ड फोर्स है आई एम चूजिंग इट एज अ 15 न्यूटन, और जो लेफ्टवर्ड है उसको मैं चूज करता हूं 10 न्यूटन. यस और नो? तो फॉर्मूला सेम टू सेम ही रहेगा. ठीक है. बट स्टिल F1 is equal to 15 न्यूटन. पहले भी 15 ही था ना? हाँ. तो एक काम करते हैं, F1 you have to choose 10 न्यूटन and F2 take it as 15 न्यूटन. minus 15 न्यूटन. माइनस कैसे आया? because it is acting leftward. So now put the values. F1 is equal to 10 न्यूटन. F2 is equal to minus 15 न्यूटन. So 10 minus 15, you will get minus 5 Newton. Yes or no? अभी फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन. माइनस का मतलब क्या है? लेफ्टवर्ड. तो अभी जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से बक्सा लेफ्टवर्ड खिसकेगा, लेफ्ट की तरफ खिसकेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई थिंक दिस साइन कन्वेक्शन इज इजी, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारी जो चीजें हैं वो 9th स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल होगी. 8th स्टैंडर्ड में ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है. बट ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू कैन मेमोराइज इट, और 9th स्टैंडर्ड इजी हो जाएगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में सभी को यहीं पे प्रॉब्लम होती है. इन द सेम वे आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग लेफ्टवर्ड फोर्स एंड राइटवर्ड फोर्स. यस. So what you have to choose, leftward force is negative, rightward force is positive. In the same way, object is same, but forces are acting now upwards and downwards. Suppose there is one force which is acting upward, F3, and there is another force which is acting downward, that is F4. Same way, जो अपवर्ड फोर्स है टेक इट एज अ पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड फोर्स है टेक इट एज अ नेगेटिव. इफ द वैल्यूज आर गिवन, सपोज अपवर्ड इज 15 न्यूटन एंड डाउनवर्ड इज 10 न्यूटन, सो 15 प्लस F3 प्लस F4, सो 15 माइनस 10, लेट मी डू इट फॉर यू, F3 प्लस F4 इज इक्वल टू F नेट. ये Fn भी लिख सकते हो, नेट फोर्स का वो फाइनल आंसर है.
So F3 is equal to 15 न्यूटन प्लस F4 की जगह पे है -10 न्यूटन. So you know that plus minus minus. So 15 Newton minus 10 Newton is equal to 5 Newton. Since this 5 Newton is positive होने की वजह से that will be acting as a upward. तो ये फाइनली ये बक्सा कौन से तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स पॉजिटिव है. नेट फोर्स अगर नेगेटिव होता तो बक्सा कहां की तरफ जाता? नीचे की तरफ जाता. इन द सेम वे अगर बक्से के ऊपर फ्रंटवर्ड और बैकवर्ड फोर्स लग रहा है तो इफ नेट फोर्स इज पॉजिटिव तो बक्सा आगे की तरफ जाएगा. इफ नेट फोर्स इज नेगेटिव देन बॉक्स विल मूव बैकवर्ड. सो आई okay, now we are moving for a next doubt. Moving forward, the another doubt is regarding steady state. कि भाई steady state हम कहेंगे किसको? Because the definition says the steady state can be defined as the steady state can be defined as whenever a body is not moving with reference to another point, then such body is said to have a steady state. Definition थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम इजी कर देते हैं. Let us take an example of a bus is riding on a road. Imagine करो कि एक बस है और वो रोड के ऊपर चल रही है. उस बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है जिसका रिलेटिव उसको छोड़ने के लिए आया है यहाँ पे. तो आप देखोगे कि ये जो रिलेटिव है वो रोड पे खड़ा हुआ है और ये जो पैसेंजर है वो बस में बैठा हुआ है. अभी until and unless bus does not start to move, जब तक बस स्टार्ट नहीं होती है तब तक इसके रेफरेंस से ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है. फ्रॉम हिज रेफरेंस ही इज स्टेडी. इसके हिसाब से ये एक जगह पे फिक्स है. यस और नो? सो फॉर हिम दिस रिलेटिव, हिम जो जा रहा है बस में वो स्टेडी स्टेट में है. यस और नो? यस. किसके रेफरेंस से? इसके रेफरेंस. और जब बस स्टार्ट कर देती है मूव करना तब इसके रेफरेंस से ये अभी एक जगह पे फिक्स नहीं है, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है. तो इसके रेफरेंस से इसका मूवमेंट है, इट इज अ मूविंग बॉडी. तो अभी ये स्टेडी स्टेट नहीं रहा. यस और नो? सो हम अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके रेफरेंस से वो स्टेडी है और किसके रेफरेंस से वो मूविंग है. यस और नो? फॉर मी नाउ यू आर स्टेडी, क्योंकि आपको मैं कैमरे में देख रहा हूं. यस, बट एक्चुअली जब मैं रेफरेंस पॉइंट को बदल देता हूं, जब मैं रेफरेंस पॉइंट को बदल देता हूं तो स्टेट भी चेंज हो जाता है. यस और नो? वेरी गुड. अभी इन द सेम वे एग्जाम्पल ये एक हो गया. वी आर मूविंग फॉर अनदर एग्जाम्पल. इन द सेम बस, जो रिलेटिव बस में चढ़ गया है उसका एक फ्रेंड आगे की सीट पे बैठा हुआ है 2 सीट छोड़ के. सो फॉर हिम बस चल रही है, बस इज इन मोशन, कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट ये दोनों हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं. यस और नो? यस. फॉर दैट दिस, अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट, दिस पर्सन इज स्टेडी और इसके रेफरेंस पॉइंट से ये भी स्टेडी है. हालांकि बस चल रही है फिर भी ये दोनों अभी स्टेडी कंडीशन में हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से, एक दूसरे के दिखावे से वो लोग कहीं पे जा नहीं रहे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द ओनली डिफरेंस रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एंड मूवमेंट स्टेट. अगर आपको कोई बोले कि ये डस्टर है वो स्टेडी है, सो अकॉर्डिंग टू वन पर्सन, एक रेफरेंस पॉइंट से वो स्टेडी हो सकता है, पर अगर कोई दूसरा उससे देखे तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है. यस और नो? इज द सेम वे जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल लिया. फॉर एग्जाम्पल
दूसरा एक एग्जांपल ले कि यू आर स्लीपिंग ऑन योर बेड, सो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली यू आर इन स्टेडी स्टेट, यस और नो, आपकी फैमिली के हिसाब से आप एक जगह पे फिक्स हो, यू आर स्टेडी। बट अगर आप अर्थ के बाहर जाके देखो तो अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग टू। तो बाहर अगर मून से कोई देख रहा है अर्थ पे आपको सोते हुए, देन उसके लिए तो वो मूवमेंट में है, यस और नो, वेरी गुड। तो स्टेडी स्टेट और मूवमेंट स्टेट हो सके तो कॉम्प्लेक्स भी है और हो सके तो इजी भी है। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके रेफरेंस से वो स्टेडी है और किसके रेफरेंस से वो मूवमेंट में है। नाउ वी आर मूविंग फॉर अ नेक्स्ट डाउट। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट डाउट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। एक चीज मैं तारीफ करूंगा कि आपको डाउट बहुत सही सही तरीकों से हो रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी डीप कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो डाउट बहुत अच्छे आ रहे हैं, आई अप्रिशिएट। आपको ऐसे डाउट आने ही चाहिए, क्योंकि डाउट आते हैं दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर डाउट नहीं आ रहे दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। सो डाउट आना बहुत ही पॉजिटिव चीज है, आई अप्रिशिएट कि आपको इतने डाउट्स आ रहे हैं, एंड ऑल डाउट्स आर वेरी वेलकम। जितने भी डाउट्स हो आप मुझे भेजो, मैं उसको हो सके उतना क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। So the next doubt is related to the gravity. So the definition is gravity is not a property of the earth alone. मतलब gravity सिर्फ अर्थ के पास है वैसा नहीं है, दूसरे प्लैनेट के पास भी है। In fact, every object in the universe, उल्टा की स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्पेस में आई एम टेलिंग अबाउट स्पेस, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हो उन सभी को, स्मॉल और बिग, छोटा हो या बड़ा हो, exerts a force on every other object, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। Then you will ask, sir, gravity, gravity, gravity. We are talking too much about gravity, but what is gravity and how actually it works? To demonstrate a gravity on a real world, because gravity is invisible. वो दिखने वाला फोर्स नहीं है कि आप उसको देखो कि देखो ग्रेविटी जा रहा है आ रहा है। No, gravity is invisible. But still, some of the great scientists have demonstrated some of the experiment by which you can see a gravity and how actually it works. So उसके लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आप एक बड़ा सा ड्रम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बड़ा सा ड्रम, और उस ड्रम के ऊपर आपको रबर शीट खींच खींच के पूरे ड्रम के ऊपर बांध देना है, उसको खींच खींच के, इट हैज टू बी टाइट। वो रबर जो आप उस ड्रम के ऊपर लगा रहे हो उसको टाइट होना है, एकदम कड़क। अभी दैट रबर शीट इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल शीट। वो क्या है, ग्रेविटेशन शीट, जो स्पेस में रहती है, वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। स्पेस में ऐसी ही एक शीट रहती है। अभी सपोज व्हाट यू हैव टू डू, आपने वजन देखे होंगे सब्जी मंडी में, 1 किलो का वजन, 2 किलो का वजन, 3 किलो का वजन। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द वेट्स फ्रॉम दैट सब्जी मंडी। ठीक है, उस सब्जी मंडी को आप ले लो, मतलब वजन ले लो। व्हाट यू हैव टू डू, इनिशियली आप उस पे 50 ग्राम वजन रख दीजिए एट द सेंटर। उस रबर का जो बैंड है उसके सेंटर में 50 ग्राम वजन रख दीजिए। नाउ जो रबर शीट आपने टाइटली बांधी हुई है वो बिग से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, यस और नो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ मार्बल, एक गोटी ले लीजिए और उस मार्बल को आपको इसके ऊपर घुमाना है। सो यू विल कम टू नो कि एक टाइम पे वो घूमने के बाद इट विल अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस 50 ग्राम वेट। थोड़े टाइम के बाद वो 50 ग्राम वेट के पास आके ज्वाइंट होके रुक जाएगा, यस और नो, यस। नाउ रिप्लेस दिस 50 ग्राम विथ 100 ग्राम। अभी 50 ग्राम का वजन ले लीजिए, 100 ग्राम रखिए और सेम मार्बल को फिर से घुमाइए। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू विल नोटिस कि अभी जो मार्बल है ना वो तेजी से 100 ग्राम के उलट जा रही है। क्यों, क्योंकि वजन बढ़ा तो ग्रेविटी भी बढ़ी, यस और नो। अभी 100 ग्राम की जगह 500 ग्राम रखे और उस मार्बल से फिर से द सेम एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू।
So you will feel that marble is going closer very fast to the 500 grams weight. क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा है. In the same way, 1 किलो का रखा तो then quickly will go to the weight. Yes or no? तो ये जो शीट है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल शीट बोलते हैं. तो इन द स्पेस ऑल्सो हमारी अर्थ है या सन है, जुपिटर है, मार्स है, उन सभी का वेट होने, वजन होने की वजह से वो इस शीट में, यहाँ पे मैं एक ही वजन को बार बार रख के एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, बट इन द एक्चुअल स्पेस एक वजन नहीं है, बहुत सारे वजन हैं और वो अलग अलग जगह पे है. हियर इट इज 50 ग्राम, हियर इट इज 10 ग्राम, हियर इट इज 1 किलो. सो इन द सेम वे अगर ये सारे वेट एक साथ लगते हैं तो ग्रेविटेशनल भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. दैट मीन्स स्पेस में हर वो चीज जिसका वजन है वो ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती है. पुल का मतलब है खींचना. यस और नो? सो आई थिंक दिस डाउट इज ऑल्सो बीन क्लियर. तो स्पेस में कोई भी चीज हो, छोटी या बड़ी, अगर उसका वजन है तो वो ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है. अगर वजन ज्यादा है देन ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर. इफ वेट इज लेस, ग्रेविटेशनल पुल विल बी लेस. So moving to the next doubt. Now the next doubt is regarding electrostatic force. To understand electrostatic force, it is very necessary कि आप atoms को समझे. और I think आपके स्टैंडर्ड में atoms you have learnt or not, but I don't know. But atoms के जो भी बेसिक हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. फॉर एनी एटम, अगर आप कोई भी चीज लेते हो, सपोज ये चौक है या फिर डस्टर है या आपका हाथ है, कोई भी चीज ले लो, अगर आप उसको जूम करते जाओगे, यू आर गोइंग थ्रू इट, आप उसको पेनिट्रेट करते जाते हो, छोटा छोटा देखते जाते हो, तो एट द एंड आपको एटम्स दिखाई देंगे. अभी तक एटम्स को कोई नहीं देख पाया है, बट देयर इज अजम्पशन जो बोहर ने बनाया है, हेम्बर्गर ने बनाया है, एंड वन मोर इज देयर बट आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. उन्होंने अजम्पशन किया है कि एटम्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स आर लाइक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को पकड़ के रखता है. यस और नो? यस. सो व्हेन यू आर, लेट अस define a definition. A straw is said to have acquired electrostatic charge. Straw के पास electrostatic charge आ जाएगा कब? After it has been rubbed with the sheet of paper. जब हम उसको पॉलीमर पेपर से घिस लेते हैं उसके बाद. Such a straw is the example of charge body. उस straw को हम charge body कहेंगे. एंड यू नो दैट कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है. नाउ यू विल आस्क कि सर ये कैसे होता है, हाउ इट इज बीन गेट चार्ज. तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से सुनिए. सो व्हेन यू आर रबिंग अ पॉलीमर, तो पॉलीमर के पास भी एटम्स हैं. इन द सेम वे ये जो एटम्स है ना वैसे ही, और जो स्ट्रॉ है, प्लास्टिक है, उसके पास भी एटम्स हैं. यस और नो? यस. सो व्हेन यू आर रबिंग polymer sheet on the straw, what it does, it takes for a some time, थोड़े टाइम के लिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रॉ के इलेक्ट्रॉन्स है, वो पेपर खींच लेता है. सपोज इसी एटम्स के आसपास में दूसरा एटम ऐसे घिस रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके बाउटर शेल में घूम रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए दूसरी जगह घूमने के लिए चले जाएंगे. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के दूसरी जगह घूमने के लिए चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कि अच्छा हुआ चले गए, थोड़ी देर के लिए मेरे को शांति हो गई. यस और नो? सो दिस, अगर ये स्ट्रॉ का एटम है तो वो स्ट्रॉ का एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. एंड द रब्ड शीट, उसने क्या, जो शीट है उसने घिस घिस के इसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए. तो अभी जो वो शीट है वो कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है. यू नो? ओके. सो दैट इज द हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क. नाउ वी आर मूविंग फॉर अ नेक्स्ट डाउट.
The next doubt is regarding magnetic force. Point number two. Attraction or repulsion between the objects can also be seen as another form of pull or push. ऐसे बोल रहे हैं कि मैग्नेट के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन हो रहा है. अट्रैक्शन मीन्स कमिंग टू क्लोजर, रिपल्शन मीन्स पुशिंग अवे. तो ये दोनों चीजें भी एक दूसरा ही फॉर्म है किसका, पुल फोर्स और पुश फोर्स का. लेट मी से हाउ. क्योंकि मैग्नेट्स में व्हेन यू आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो विदाउट कांटेक्ट ही, बिना कांटेक्ट के ही रिपल्शन होता है, बिकॉज द सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर. यस और नो. तो अगर वो रिपल्स होने की जगह मान लीजिए कि इट इज अ पोल ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल, और उसके क्लोज मैं ला रहा हूं अनदर नॉर्थ पोल. So when I am bringing this north pole closer to the another north pole, so without contact only, this magnet will push away another magnet. So it is, repulsion is nothing but another type of push. Yes or no? Yes. पर इसमें contact नहीं हो रहा. Okay. And attraction is nothing but another type of pull. So that is the only thing you have to remember. But the main thing is magnetic forces में there is no contact. That is why such forces are non-contact type of forces. Yes or no? Yes. Or in the same way, push force is the non-contact type of repulsion that you have to remember. Moving forward for our next doubt. The another doubt is regarding pressure. As we know that pressure has a formula which is known as P is equal to force upon area. We do know that unit of force is Newton and unit of area is meter square. So SI unit of pressure will be Newton per meter square. अभी इसमें प्रॉब्लम डाउट ये हो रहा है कि सर हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाउ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उनका मतलब क्या है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज बढ़ रही है तो साथ में दूसरी भी बढ़ेगी, उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा गाड़ी चलेगी. तो पेट्रोल जितना ज्यादा डाला गाड़ी उतनी ही ज्यादा चलेगी. तो पेट्रोल और गाड़ी का एवरेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पेट्रोल कम डाला गाड़ी कम चलेगी. यस और नो. So when one thing is increasing, in the same way other is also increasing. दोनों साथ में बढ़ रहे हैं या साथ में कम हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब एक साथ बढ़ना या एक साथ कम होना, that you have to know as directly proportional. So यहाँ पे there is a simple way of mathematics. जो न्यूमरेटर में है ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे. For example, if force increases, pressure will increase. Suppose यहाँ पे मान लीजिए एरिया को मैं फिक्स कर देता हूँ. क्या करता हूँ? I am putting area as fixed. Let us say A is equal to 5 मीटर स्क्वायर. क्या करता हूँ? एरिया मैंने फिक्स कर दिया 5 मीटर स्क्वायर. और फोर्स जो है, फोर्स उसको मैं चेंज करता हूँ 1 by 1. तो पहला फोर्स F1 के लिए मैं लेता हूं 5, F2 के लिए मैं लेता हूं 10 न्यूटन. ऑल आर हियर, फोर्स इज बीन इन न्यूटन. F3 में लेता हूं 15, F4 में लेता हूं 20 न्यूटन. न्यूटन न्यूटन. यस और नो. ये 5 का पूरा टेबल में फोर्स की तरफ पे लेता हूं. सो हियर A इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे पहली कंडीशन में लेता हूं. तो F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन और यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर. सो 5 and 5 विल गेट कैंसल. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस और नो? यस. इन द सेम वे 5 की जगह पे मैं 10 रख देता हूँ. सो 10 न्यूटन अपॉन 5 मीटर स्क्वायर. सो वी नो दैट 5 2s are 10 न्यूटन. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इन द सेम वे 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी देयर. यस. इन द सेम वे 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी देयर. यस सर. एज
फोर्स इज बीन इंक्रीज, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो प्रेशर भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यस और नो? हाँ, तो फोर्स, जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। सो फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, यस और नो? So force and pressure is directly proportional. अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एक चीज अगर बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, सपोज एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हुई, या दूसरी बढ़ी पहली कम हुई, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मोमबत्ती। कैसे? मोमबत्ती जितनी ज्यादा जलेगी उसका उतना मोम कम होगा, यस और नो? मोमबत्ती जितनी कम जलेगी उसका उतना मोम ज्यादा होगा, यस और नो? यस। तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। सो मैथमेटिक्स में जो भी डिनोमिनेटर में है ना, वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एरिया अभी हम फिक्स नहीं करते, फोर्स को फिक्स कर देते हैं। सपोज फोर्स आई एम टेकिंग एज 5 न्यूटन फिक्स्ड, 5 न्यूटन फोर्स को हमने फिक्स कर दिया। नीचे इसको हम लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर। तो अभी देखते हैं आंसर क्या आता है। फॉर फर्स्ट 5/5, so it will be 1 Newton per meter square. Similarly, 5/10, so 0.2 Newton per meter square, yes or no? Similarly, sorry, 0.5. Then 5/15, that is 1/3 Newton per meter square, that is 0.33. As you can see, एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर वैसे वैसे कम हो रहा है। पहले 1 था, बाद में 0.5 हो गया, देन 0.33, उसके बाद तो और कम हो जाएगा 0.25, उसके बाद और कम। सो इन द सेम वे, इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। तो एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन द सेम वे ये पूरा इक्वेशन हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो almost all doubts has been cleared. Still, if you do have any doubt, comment it, or either you can send it to the helpline number, so I will solve it in a next online session. Till then, thank you so much.